आप सबों को मेरा जोहार। मैं कविता आप सबों का स्वागत करती हूं आपके YouTube चैनल पे। आप सब कोई जान ही रहे होंगे कि जैक के नए अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, जिसकी वजह से आप लोगों को एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था और यह भी आशंका थी कि जैक बोर्ड की समय सारणी में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, डॉक्टर नटवा हांसदा जैक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो जैक कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा समय सारणी 2025 में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो 11 फरवरी से ही लिए जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो पूर्व निर्धारित 1 मार्च को ही लिए जाएंगे। आज का जो वीडियो है वो मॉडल सेट 6 के नाम से होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन भी मैं दे रही हूँ। आप लोगों ने अगर अब तक के पिछले 5 वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए और चलिए अब बिना देर किए हम लोग इस नए ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो वर्ष 1953 में की गई थी। इस आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। तो आंसर इसका होगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को देखते हुए मध्य पूर्व में संकट इसका सीधा परिणाम नहीं है। ए क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व में संकट इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के कारणों में उसकी आर्थिक कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता और शीत युद्ध के बाद उसकी वैश्विक भूमिका में कमी शामिल है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत हुआ था और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ था। तो और शक्ति संतुलन में भी बदलाव आए थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ABC, end of ideological war between America and Soviet Union, birth of organization of independent states and change in balance of power, ये तीनों जो था वो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन में शामिल होते हैं, लेकिन क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट ये इसमें शामिल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज एरियाज अमेरिका सुप्रीमेसी कैन बी सीन। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। तो अमेरिकी वर्चस्व जो है वो मिलिट्री क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है जिसकी रक्षा बजट दुनिया में सबसे अधिक है। अमेरिका दुनिया भर में अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराता है और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए तो है ही। अगर सेकंड बी देखिए, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, तो आर्थिक क्षेत्र में भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, उसकी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 28% की हिस्सेदारी है और अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और वैश्विक व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड वन है कल्चरल यानी सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक क्षेत्र देखा जाए तो अमेरिकी संस्कृति दुनिया भर में फैली हुई है, जिसमें फिल्में, संगीत, फैशन, खाना शामिल है। अमेरिकी जीवन शैली को दुनिया भर में अपनाया जाता है और अमेरिकी ब्रांड जैसे कि नीली जींस दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ नंबर, नीति आयोग रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। यानी नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है। तो नीति आयोग ने भारत सरकार के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जो थर्ड C नंबर है उसका स्थान लिया है। यह एक कार्यकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर सलाह देना है। इसके अलावा यह कार्यकारिणी संस्थान भारत सरकार को अनेक बिंदुओं पर तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध कराता है। और ये जो योजना आयोग है यानी नीति आयोग, उसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद के ढांचे को मजबूत करना और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को सुनिश्चित करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ? तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बॉम्बे योजना का मुख्य उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकसित करना था और इसके लिए ये योजना बनाई गई थी कि ताकि मुंबई के विकास को एक संगठित और टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको MMRDA ने इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी संभाली है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा गवर्नमेंट शुड टेक बिग स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट, सरकार को औद्योगिक और आर्थिक विनिवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। उसके अलावा इस योजना के अन्य उद्देश्यों में शामिल थे कृषि से संबंधित क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सिंचाई, उर्वरक और बीजों की आपूर्ति को में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कृषि पर जोर दिया गया है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, टू ले स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन विच 2 कंट्रीज, फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो फरक्का समझौता जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। यह समझौता गंगा नदी के जल के बंटवारे के संबंध में किया गया था। तो इसका आंसर सी होगा, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन विच ईयर, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक जो था यानी जो अधिनियम था वो वर्ष 2001 में पारित किया गया था और इसके बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक भी हुआ था जो 2022 को लोकसभा में हुआ था। अगस्त 2022 में भी ये पारित किया गया था और राज्यसभा में दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2001 बी ऑप्शन। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फॉर्चर गांधी, यानी सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। वह एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें सरहदी गांधी, बाचा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड द अटलांटिक चार्टर, यानी किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो अटलांटिक चार्टर पर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, ने हस्ताक्षर किया था और यह जो चार्टर था वो 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जारी किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अमेरिका एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर पंसिल एग्रीमेंट वॉज साइन, पंसिल समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो पंसिल समझौते पर 29 अप्रैल 1954 यानी 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किया गया था और यह समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों के लिए पंसिल के सिद्धांतों को अपनाने पर सहमति व्यक्त की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लो, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण के संदर्भ में अगर प्रवाह शब्द का अर्थ देखें तो वो विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, ज्ञान और लोगों की गति, यह प्रवाह वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जिससे दुनिया भर के देशों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी जुड़ाव और आदान प्रदान बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला, आपसी जुड़ाव होता है, विचारों का संचालन होता है, आदान प्रदान होता है, संस्कृति का भी जो आवाज ये होता है, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट, यानी विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन जो होगा। सेकंड वन है मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन करना, यानी एक स्थान से दूसरे जगह पे वो जाता है। तीसरा है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, तो आंसर यही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मार्किंग द एंड ऑफ वार ऑफ 1965, यानी 1965 यानी 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1965 की युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने युद्ध विराम और शांति बहाली पर सहमति व्यक्त की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ताशकंद एग्रीमेंट या ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेशन फ्रेम्स इट्स फॉरेन पॉलिसी कीपिंग इन व्यूज, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, यानी किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित, फॉरेन इंटरेस्ट यानी विदेशी हित, डोमेस्टिक इंटरेस्ट यानी घरेलू हित, या फिर नेबर्स इंटरेस्ट यानी पड़ोसियों का हित। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित। क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय हित बनाता है। राष्ट्रीय हित एक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक उद्देश्य होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए वो अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इंडिया डिड नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संबंध पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। तो भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानते थे। इस संधि के अनुसार केवल उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न माना जाता था जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, इसलिए उसे इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई थी। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बिकॉज इंडिया कंसिडर्स इट डिस्क्रिमिनेटरी, यानी क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कंट्रीज एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। चीन ने अपनाई थी ये खुले द्वार की नीति, और यह नीति 1978 में डेंग जियाओपिंग द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जो था वो चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में खोलना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ए, चाइना या चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में घोषित किया गया था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीनों तक लागू रहा था, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1975 या 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द किंग एंड एम्पायर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट वाज नोन एज, यानी भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था। तो भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को प्रिवी पर्स या राजकीय पेंशन और राजकीय अधिकार कहा जाता था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, प्रिवी पर्स। इनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रिवी पर्स था, क्योंकि प्रिवी पर्स एक विशेष प्रकार की राजकीय पेंशन थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजाओं और महाराजाओं को दी जाती थी। तो इसका आंसर जो होगा वो प्रिवी
पर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। क्वेश्चन है इन 1962 विच कंट्री स्टेशन न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा, यानी 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की। तो 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की थी। यह कार्रवाई क्यूबा क्रांति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान हुई थी। सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर यह निर्णय लिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोवियत संघ या सोवियत यूनियन, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड, शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद के हालात को सामान्य बनाने और आपसी संबंधों को सुधारने पर सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 3 जुलाई 1972, 3 जुलाई 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट, यानी प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान दुनिया के देशों को किसी भी पावर ब्लॉक के साथ जुड़ने से बचाना था। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, जिनमें भारत भी शामिल था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, बेलग्रेड। BAMCEF स्टैंड्स फॉर, BAMCEF स्टैंड फॉर, यानी BAMCEF का क्या मतलब है। तो BAMCEF का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयड फेडरेशन। यह एक संगठन है जो भारत में पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा और प्रतिनिधित्व करने के लिए काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ब्लैंक्स इन स्टेट पोटेंशियल, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है। तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी होती है। वैश्वीकरण के कारण राज्यों की सीमाओं के पार आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे राज्यों की नियंत्रण और नियमन करने की क्षमता कम होती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, डिक्रीज या फिर कमी। नेक्स्ट 25th नंबर क्वेश्चन, नेम द किंग ऑफ मणिपुर हु हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर इनटू इंडियन यूनियन। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो मणिपुर के राजा थे जिन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, तो उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। उन्होंने आज़ादी के चंद रोज पहले ही भारत सरकार के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा वो होगा बी, महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 26 है विच गैस प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंटिन्यूसली डिप्लेटिंग, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन लगातार बनी हुई है, लेकिन इसकी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, जिसे अल्ट्रावायलेट बोलते हैं रेस, और उसे अवशोषित करती है और जीवन की रक्षा करती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों गैस जो है वो
जिम्मेदार हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। मीथेन जो होता है वो CH4 होता है और यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कोयले की खदानों, पेट्रोलियम उत्पादन और पशुओं के पाचन से निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFCs बोलते हैं, ये गैस वातावरण में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान करती है। तो इन गैसों के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, फ्लोरीनेटेड गैस जिसको एफ गैस कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ईयर? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वो वास्तव में 1920 में आयोजित किया गया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने की थी और ना कि किसी अन्य नेता ने। इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करना और कांग्रेस की सदस्यता हेतु वार्षिक चंद्राचार आना करना शामिल था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1920, 1920। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और यह सम्मेलन जो था वो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के रूप में भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1992, 1992। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO बना था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में हुई थी, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। फिर UNO का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य था। तो इसका जो ऑप्शन ए है UNO, ये राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग देख लिए कि हम लोगों ने अब तक 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और ये मॉडल सेट 6 है। तो अब तक हम लोग 6 मॉडल सेट्स को तैयार किए हैं और 6 मॉडल सेट्स में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से हम लोग 180 क्वेश्चंस को अब तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों से पूरा आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सारे क्वेश्चन को टच कीजिए और उसको तैयार कीजिए, ताकि आपका जो जैक बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 है वो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिए। आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।